अल्मोड़ा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रभारी जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि जनपद में अतिक्रमण को लेकर उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है और उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक 4 जगहों पर अतिक्रमण हटाए गए और बाकी के लिए गहन जांच की जा रही है और जैसे ही जगह वेरीफाई होगी उसको त्वरित कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है और अल्मोड़ा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे मीटिंग हो रही है वहां पर। पहला टास्क था हमारा चिन्हीकरण करना, जिसमें हमने पूरे अल्मोड़ा में जितने विभाग हैं, अब ये क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हमें जाके देखना पड़ता है। 342 ऐसी जगह आइडेंटिफाई करी गई थी जहां अतिक्रमण हो रखा था, जिसमें से अभी ये जो अभियान था पिछले महीने चालू हुआ, 4 जगहों से अतिक्रमण हटाया अभी जा चुका है। अवैध अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने बयान दिया है और कहा है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी तरह के अतिक्रमण को बख्शा नहीं जाएगा। वन विभाग के बाद शहरी क्षेत्रों में हुए अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। अब तक करीब 300 से ज्यादा अवैध मजारों और 40 से ज्यादा मंदिरों को ध्वस्त किया गया है। आज सचिवालय में हुई बैठक में सीएम धामी ने फैसला लिया है कि किसी भी किस्म के अतिक्रमण को अब बख्शा नहीं जाएगा और शहरी इलाकों में भी जो अतिक्रमण होंगे उनको ध्वस्त किया जाएगा और सख्त कार्रवाई अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जारी रहेगी। आइए आपको मुख्यमंत्री धामी का बयान दिखाते हैं। कहा था कि अतिक्रमण जहाँ पर भी होगा, सरकारी भूमि पर जो भी अतिक्रमण होगा उसको सभी से हमने कहा था कि स्वतः ही अपना जिन्होंने अतिक्रमण किया है हटा लें, अन्यथा प्रशासन उनके अतिक्रमण को हटाने का काम करेगा और इस क्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। हमारे संवाददाता विनोद कुमार इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपको ज्यादा जानकारी देंगे मुख्यमंत्री के इस बयान के और क्या मायने हैं। आइए उनसे समझते हैं। विनोद, वैसे तो अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है, हमने देखा है कैसे जेसीबी मशीनें अपना काम कर रही हैं, कैसे अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया जा रहा है, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री ने स्पेसिफिकली जो बात कही है इसके मायने क्या है? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इससे पहले भी ये बयान दे चुके हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अवैध अतिक्रमण किया है तो वो साफ तौर पर पहले ही उसको हटा ले, वरना प्रशासन की तरफ से धामी सरकार का जो बुलडोजर है उस कार्रवाई पर गरजेगा। और यही वजह है कि पिछले 1.5 महीने के करीब हो गए हैं पूरे प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। रामनगर, नैनीताल हो, प्रेमनगर हो, विकास नगर हो, देहरादून के तमाम ये क्षेत्र हैं जहाँ पर लगातार अवैध मजार हो, छोटे मंदिर हो या तमाम अन्य धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। और आज तमाम जो फेस वाइज अतिक्रमण यहाँ पर किया जाना है उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में 11:30 बजे से लेकर तमाम विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक पूरे प्रदेश भर के 300 से ज़्यादा ऐसी जो अवैध मजारें थी उनको ध्वस्त किया गया है। 41 ऐसे मंदिर थे जिनको तोड़ा गया है। तो आने वाले दिनों में भी चरणबद्ध तरीके से अभी कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि अभी फॉरेस्ट की लैंड पर जितने तमाम जो धार्मिक स्थल है उनको तोड़ा गया है। इसके बाद में जो शहरी क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण है उसका कार्रवाई प्रशासन के माध्यम से की जाएगी। तमाम विभागों के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद है, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, इंटेलिजेंस हो, पुलिस विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, ये तमाम ऐसे विभाग हैं, उनके तमाम HODs इस बैठक में अपनी बात रख रहे हैं कि आखिरकार जो अगला कार्रवाई का क्रम होगा, यानी अभी फॉरेस्ट की लैंड पर जो अभी तक की कार्रवाई सरकार की हुई है उसके बाद में चरणबद्ध तरीके से जो शहरी क्षेत्रों में जो अवैध अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन ये ज़रूर साफ तौर पर इम्पॉर्टेंट है कि धामी सरकार का ये बुलडोजर पिछले 1.5 महीने से अवैध अतिक्रमण पर गरज रहा है और साफ तौर पर सीएम धामी ने भी कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अवैध तरीके से अतिक्रमण किया है तो वो खुद ही उसको हटा ले, वरना प्रशासन की कार्रवाई उसके व्यक्ति पर भी और उस धार्मिक स्थल पर भी की जाएगी। तो आने वाले दिनों में भी राजेंद्र, धामी सरकार की जो अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई है वो जारी रहेगी। उसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ में बैठक कर रहे हैं, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, पुलिस विभाग है, खुफिया विभाग है, इसके अलावा लोक निर्माण है, सिंचाई विभाग है। तमाम विभागों के तमाम जो बड़े
बड़े अधिकारी हैं अपनी बातचीत सीएम के सामने अब रख रहे हैं कि आखिरकार जो अगली चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी वो किस तरीके से होगी। साफ तौर पर मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू भी इस बैठक में मौजूद हैं, अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी और आनंद वर्धन इस बैठक में मौजूद हैं। तो शासन और तमाम जो आला अधिकारी अलग अलग विभागों के हैं वो अपनी रूपरेखा मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं कि आखिरकार जो अगली कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से अवैध अतिक्रमण को लेकर होगी वो किस तरीके से होगी। 11:30 बजे वैसे विनोद, आपने बताया कि अगली कार्रवाई जो है वो शहरी क्षेत्रों में होगी, लेकिन वहाँ पे हमने देखा है जो पिछले अनुभव रहे हैं कि अगर अतिक्रमण हटाने के लिए सरकारी मशीनरी सक्रिय होती है तो उसका विरोध होता है। अगर बाजार में कोई अतिक्रमण है या घने बसे आबादी के इलाके में कोई अतिक्रमण है तो अगर उसको हटाया जाता है तो उसका तीखा विरोध भी होता है। क्या इस बैठक में ऐसी स्थितियों से निपटने पर भी चर्चा हो रही है? बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे थे तो हमने उनसे सवाल भी किया था कि आखिरकार कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर मज़ारों के साथ साथ में कुछ मस्जिदें भी हैं जो बिल्कुल अवैध तरीके से है। और साफ तौर पर सीएम धामी ने भी कहा है कि चाहे मस्जिद हो, धार्मिक कोई भी स्थल हो, उनको हटाने और ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साफ तौर पर अभी जिस तरह से 300 से ज़्यादा मज़ारें पूरे प्रदेश भर की शासन और प्रशासन के माध्यम से हटाई गई है, उसमें तो कोई विरोध सामने नहीं आया है। लेकिन अंदर खाने जब धार्मिक स्थल टूटते हैं तो कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी के लोग ज़रूर विरोध करते हैं। और यही वजह है कि जब अगर कुछ इस दायरे में बड़ी मस्जिदें आएंगी जो अवैध तरीके से बनी है या नहीं बनी है, हालांकि जिला प्रशासन के माध्यम से तमाम धार्मिक स्थलों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, लेकिन अगर मस्जिदों को तोड़ने का क्रम होगा तो कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल सकता है। उसी लिहाज से पुलिस विभाग के अफसर यहाँ पर मौजूद है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। अगर साफ तौर पर जब बड़े धार्मिक स्थल टूटेंगे तो कहीं ना कहीं विरोध और नाराजगी लोगों के सामने आए, उसके बाद में कोई स्थिति ऐसी ना हो कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाए। तो इसी पूरे घटनाक्रम को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी विभागों के जो बड़े अधिकारी हैं, आला बिल्कुल विनोद, बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बैठक का मकसद जो है वो समन्वय बनाना भी है कि अलग अलग जो विभाग हैं उनके बीच में समन्वय रहे और अच्छा समन्वय रहे ताकि कोई कार्रवाई हो तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो और सब कुछ स्मूथली पूरा किया जा सके। बहुत धन्यवाद आपका विनोद इन तमाम जानकारियों के लिए। और आपको बताएं कि चारधाम यात्रा में इस बार मौसम की मार है। पिछले साल की तुलना में इस बार श्रद्धालु कम है। इस बार यात्रियों की संख्या 97,000 कम हुई है और मौसम साफ होते हुए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, ऐसा अनुमान है। अब तक 12,35,000 तीर्थयात्री यहां पर दर्शन भी कर चुके हैं। तो ये है, अब तक 12,35,000 तीर्थयात्री यहां पर दर्शन कर चुके हैं। इस बार यात्रियों की संख्या 97,000 कम हुई है, लेकिन अनुमान यह है कि जैसे ही मौसम साफ होगा श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। 12,35,000 तीर्थयात्री अब तक का दर्शन कर चुके हैं चारधाम यात्रा। मौसम की मार अब तक दिखाई दी है और कम श्रद्धालु पिछले साल की तुलना में पहुंचे हैं। 97,000 कम श्रद्धालु अब तक पहुंचे हैं, लेकिन अनुमान यह है कि जैसे ही मौसम स्पष्ट होगा, जैसे ही मौसम कन्वीनियंट होगा यात्रियों के लिए, ये संख्या बढ़ जाएगी। तथ्य हम आपको बता रहे हैं, यमुनोत्री धाम में 2,29,697 श्रद्धालु, गंगोत्री में 2,53,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में 3,24,684 श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं और बद्रीनाथ में 4,27,214 भक्तों ने दर्शन किए। तो केदारनाथ धाम में इस बार मौसम के मिजाज का कोई भरोसा नहीं है कि कब वहां पर मौसम खराब हो जाए और इसीलिए तीर्थयात्रियों को हिदायत दी गई है कि वो मौसम की भविष्यवाणी के बारे में जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा शुरू करें। कभी बारिश तो कभी धूप, केदारनाथ धाम में इन दिनों मौसम पल पल बदल रहा है, मगर फिर भी बाबा केदार के भक्तों में उत्साह है। तीर्थयात्रियों के उत्साह का अंदाजा इस तस्वीर को देखकर भी लगाया जा सकता है। देखिए केदारनाथ के बाहर तीर्थयात्रियों की कितनी लंबी कतार लगी है। जय भोले की, जय भोले की, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ। शनिवार को ही बारिश की वजह से पारा फिर से गिर गया, जिससे धाम में ठंड बढ़ गई। इसलिए तीर्थयात्री अलाव के सहारे ठंड दूर करते नजर आ रहे हैं। मौसम भले ही ठंडा हो, मगर तीर्थयात्रियों का जोश एकदम हाई।
मौसम देख रहे हैं, ये देखो वीडियो बना रहे हैं भाई इनकी। मज़ा आ गया है, जो बात है ऐसा लग रहा है फ्रिज का ढक्कन खोल के फ्रिज में बैठ गया। मज़ा आ चुका है और बाबा साहब नहीं है हमारे नज़दीक। थकान थी हमारी सब खत्म हो चुके हैं मंदिर देखने के बाद, और हमें स्वर्ग से हवा भी आ रही है। मज़ा आ गया, जो बात है महादेव। केदारनाथ पैदल मार्ग पर अभी भी कई जगह ग्लेशियर जमे हुए हैं। कुबेर और भैरव गदेरे के पास जवानों की तैनाती की गई है। तीर्थयात्रियों को पूरी एहतियात के साथ आवाजाही करवाई जा रही है। जो डेंजर जोन है, जैसे कि 2 ग्लेशियर्स जो पॉइंट है हमारे, कुबेर ग्लेशियर और भैरव ग्लेशियर, यहाँ पे लगातार लोकल पुलिस, SDRF, NDRF और DDRF की टीम जो है वो लगी हुई है। वो यात्रियों को वहाँ से सकुशल तरीके से पास भी करवा रही है। इसके साथ साथ अगर वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ होती है तो उसके लिए वो अपने साथ जो है इंस्ट्रूमेंट जैसे बायनाक्यूलर या PS सिस्टम जो है वो रखे हुए, तो वो ग्लेशियर को वॉच भी कर रहे हैं और लोगों को अनाउंसमेंट करते हुए वहाँ से सेफली पास भी कर रहे हैं। मैं लोगों से यही अपील करूँगी कि मौसम विभाग की जो भी चेतावनी आती है उसको बहुत ही सीरियसली लें। अगर मौसम के लिए कोई सूचना आती है तो उसके अनुरूप जो है अपनी यात्रा रुक के करें। केदारनाथ धाम में जिस तरह से मौसम बदल रहा है, उसे लेकर पुलिस प्रशासन ने यात्रियों को हिदायत दी है। यात्रियों के लिए निर्देश है कि मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा शुरू करें। साथ ही तीर्थयात्री अपने साथ गर्म कपड़े और जरूरी सामान लेकर आए। AVP गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिबरे की रिपोर्ट। जय भोले की, जय भोले की, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ। इधर बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कामों के चलते बामड़ी गांव के पैदल मार्ग में भूस्खलन से दरार आ गई। इसको लेकर डीएम ने संभावित खतरे को देखते हुए 7 दुकानों को शिफ्ट भी कर दिया। सभी दुकानदारों को नगर पंचायत के अस्थायी दुकानों पर शिफ्ट कर दिया गया है और इससे नारायण बाजार की 7 दुकानों को शिफ्ट किया गया है। इस घटना को लेकर लोगों में दहशत है। लोगों को आशंका है कि बरसात के मौसम में ये दरारें और बढ़ सकती हैं। इसको मेरा भेजना है जोश में, अचानक से भेज दिया। उधर गंगोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। दर्शन के लिए सुबह से ही तीर्थयात्रियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वीकेंड पर तीर्थयात्रियों की भीड़ कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। इधर फिलहाल मौसम भी साफ है और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। गंगोत्री धाम में अब हर दिन 15,000 के करीब तीर्थयात्री दर्शनों के लिए आ रहे हैं। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 4.5 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। और आपको बताएं कि 22 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा को शुरू हुए कल 1 महीना पूरा हो जाएगा। इधर उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम की भव्यता को अब और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए धाम के गोल प्लाजा में ओम की आकृति को स्थापित किया जाएगा और इस आकृति का वजन 60 क्विंटल है, जिसे कांसे से बनाया गया है। और इस आकृति को धाम में स्थापित करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ट्रायल को सफलतापूर्वक कर भी लिया है। अधिकारियों के मुताबिक इस ओम को जरूरी काम पूरा होते ही जल्दी से जल्दी स्थायी तौर पर स्थापित कर दिया जाएगा। तो देखिए आप, ओम जिसे स्थापित किया जाना है 60 क्विंटल क्षमा करें, और कांसे से बनाया गया है। गुजरात के कलाकारों ने बनाया है। ट्रायल इसको स्थापित करने का जो था उसको सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। ओम की यह आकृति जो आप देख रहे हैं केदारनाथ धाम में स्थापित की जाएगी। विशालकाय ओम की आकृति कांसे से बनी हुई, 60 क्विंटल वजन इसका। और ओंकार यानी भगवान शिव के धाम में केदारनाथ में इस ओम की आकृति को स्थापित किया जाना है अब, जिसका ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। बहुत जल्द जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर होंगे तो ये कांसे की बनी ओम की आकृति भी आपको वहां पर नजर आएगी। ट्रायल इसका स्थापना का सफलतापूर्वक संपन्न। ओम की आकृति बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक और सिंबलाइज करती हुई इस धाम के महत्व को। बढ़ेंगे देहरादून से बड़ी खबर है, वहां पर सफाई कर्मियों के धरने की खबर मिल रही है। नगर निगम के बाहर सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। इन कर्मचारियों ने नगर आयुक्त पर शोषण के आरोप लगाए हैं। संविदा पर और भर्ती करने की मांग भी रखी है इन कर्मचारियों ने। सफाई कर्मचारी देखिए आप कैसे धरने पर बैठे हैं। कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने नगर आयुक्त पर शोषण के आरोप लगाए और संविदा पर और भर्ती करने की मांग भी रखी है इन्होंने, इन कर्मचारियों ने।
नाम ले रहे हैं कि उनका जो है कि दिमाग डिप्रेशन में चला जा रहा है, वो अपने परिवार के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। 10 घंटे की 4-8 घंटे के बजाय उनसे 15-15 घंटे तक काम लिए जा रहे हैं। छुट्टी के दिन भी बुला लिए जा रहे हैं। समय का भी उनके पास वे नहीं है कि रोज सुबह में 6 बजे बुला लिए जा रहे हैं, रात में 8 बजे बुला लिए जा रहे हैं, 10 बजे 12 बजे रात तक। ये आज की स्थिति है। मैं तो कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अन्य अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं, वो अधिकारी भी दौड़ रहे हैं नाले खाले में, उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई। जब वो एक अधिकारी जाएगा तो अपने नीचे के अधिकारी को बुलाएगा, वो अपने कर्मचारी को बुलाएगा, सभी कर्मचारी अधिकारी परेशान हैं। और आपको बताएं कि उत्तराखंड में फिर से लंपी वायरस लौट आया है। पौड़ी में लंपी वायरस के 85 नए मामले सामने आए हैं। 57 पशु डॉक्टर्स की टीम पौड़ी रवाना कर दी गई है। हर दिन की रिपोर्ट मुख्यालय तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए। फिर से लंपी वायरस उत्तराखंड में लौट आया और ये चिंताजनक स्थिति। 85 नए मामले पौड़ी में रिपोर्ट हुए हैं और इसके बाद 57 पशु डॉक्टर्स की टीम को पौड़ी के लिए रवाना किया गया है। इनके कहा गया है कि हर दिन की रिपोर्ट को मुख्यालय भेजा जाए। लंपी वायरस रिटर्न्स कहा जा सकता है उत्तराखंड में। हर दिन की रिपोर्ट मुख्यालय तलब की गई है। पचासी नए मामले पौड़ी से रिपोर्ट हुए। पिछले वर्ष में 22-23 में इसका प्रकोप ज़्यादा हुआ था और सबसे अधिक प्रभावित हमारे जो बॉर्डर वाले क्षेत्र थे, जैसे हमारा विकासखंड दुगड्डा है, यमकेश्वर है, यहाँ पर इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ा था। लेकिन इस बार स्थिति कुछ कम लग रही है और विकासखंड दुगड्डा में बहुत ही कम, ना के बराबर 1 या 2 पशु प्रभावित हुए हैं। इस बार ये पर्वतीय क्षेत्र में कुछ हुआ है, लेकिन जिन पशुओं में लंपी स्किन डिजीज़ की प्रकोप हो रही है वो कुछ मध्यम प्रकार का है, माइल्ड नेचर का है और पशु 2 या 3 दिन में ही दवाई देने के उपरांत स्वस्थ हो जा रहे हैं और अपना खाना पीना शुरू कर दे रहे हैं। खबर ऋषिकेश से। वहां पर राफ्टिंग के दौरान कुछ सैलानियों के बीच मारपीट होने लगी। सैलानी नदी के बीच में राफ्ट पर सवार थे और इसी दौरान कहासुनी हुई और पर्यटक एक दूसरे पर चप्पू से वार करने लगे। नदी के बीच राफ्ट पर हाथापाई हो रही है। कुछ लोग एक शख्स के ऊपर राफ्ट के चप्पू से वार कर रहे हैं। यह वीडियो ऋषिकेश का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गंगा में राफ्टिंग करने गए कुछ पर्यटकों के बीच विवाद हो गया। बात कहासुनी से बढ़ते बढ़ते मारपीट तक आ गई और पर्यटक एक दूसरे पर चप्पू से वार करने लगे। बताया जा रहा है कि एक राफ्ट में सवार होकर कुछ पर्यटक शिवपुरी से राफ्टिंग करते हुए आ रहे थे। इसी बीच पीछे से आ रही राफ्ट में सवार पर्यटकों से उनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। फिर क्या था, ये एक दूसरे पर चप्पू चलाने लगे। जरा सोचिए, अगर यहाँ कोई अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। हालांकि ये मामला पुलिस के संज्ञान में नहीं है, न ही एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि करता है। एबीपी गंगा के लिए ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट। इधर देहरादून में एसटीएफ ने ड्रग तस्करी के मामले में कपिल नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। कपिल अपने ससुर के साथ मिलकर देहरादून में स्मैक तस्करी के धंधे को अंजाम दे रहा था। एसटीएफ का कहना है कि कपिल का ससुर बरेली से स्मैक लेकर आता था, फिर कपिल उसे स्मैक को उत्तराखंड में बेचकर धंधा चला रहा था। हालांकि अभी कपिल का ससुर फरार है। ये ताजा अपडेट है कि कपिल का ससुर अभी गिरफ्त में नहीं आया है, उसे फरार बताया जा रहा है। उत्तराखंड में कपिल उस स्मैक को बेचकर धंधा करता था जिसको उसका ससुर सप्लाई करता था। तो ससुर दामाद मिलकर ये धंधा चला रहे थे। ये बात निकलकर सामने आई है स्मैक तस्करी का। एसटीएफ ने कपिल नाम के युवक को गिरफ्तार किया है, लेकिन उसका ससुर यानी कि उसका सप्लायर अभी भी गिरफ्त से बाहर है। कि एक कपिल देव जो रायपुर का रहने वाला है,
कंडोली गांव का रहने वाला है व्यक्ति। इससे 207 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और ये बिजनौर इसका ससुर है, इस जो आनंद कुमार हैं। तो आनंद कुमार इसको यहाँ तक लाया रायवाला थाना क्षेत्र में, और इसने रायवाला थाना क्षेत्र में अपने ससुर से स्मैक रिसीव की है, जिसकी बाज़ार में कीमत 20 लाख रुपए के लगभग है। और उसके बाद आनंद कुमार फरार हो गया। फिर ये कपिल देव हमारी गिरफ्त में आ गया। आगे बढ़ते हैं। टेरी से खबर है, ऑल्टो और कार की भिड़ंत की खबर है। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत की खबर है। चंबा कोटी कॉलोनी मोटर मार्ग पर यह हादसा पेश आया है। तो ये हादसा टिहरी से खबर, इसकी ऑल्टो और कार की भिड़ंत की खबर। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई है। हादसा हुआ है चंबा कोटी कॉलोनी मोटर मार्ग पर। तस्वीरें देखिए आप हादसे के बाद की। एक महिला की मौत की खबर है इस हादसे में। चंबा कोटी कॉलोनी मोटर मार्ग पर हादसा हुआ है। ऑल्टो और कार की भिड़ंत, एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। और जरा तस्वीर देखिए आप, और इस हादसे के बाद की तस्वीर है ये। ऑल्टो और कार की टक्कर हुई है। कार एक तरफ गिरी पड़ी है। इस टक्कर के बाद एक महिला की मौके पर मौत। ये जोरदार टक्कर थी इस मोटर मार्ग पर। इस तस्वीर को देख के बहुत आसानी से समझा जा सकता है। और आपको बताएं कि हल्द्वानी में इन दिनों जमीन की खरीद फरोख्त में धांधली के मामले बढ़ रहे हैं, और इस पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भूमाफिया के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों को खुद भी अवेयर रहने की जरूरत है, ताकि किसी भी फर्जीवाड़े से बचा जा सके। तो कुमाऊं कमिश्नर ने कार्रवाई के निर्देश दिए। एक बड़ी खबर है ऋषिकेश से। रिहायशी इलाकों में गजराज की दहशत की खबर है। हाथी की चहलकदमी का वीडियो भी वहां से सामने आ चुका है। ऋषिकेश से खबर है, रिहायशी इलाकों में चहलकदमी गजराज की दिखाई दी है और लोग इस पूरे इलाके में दहशत में। वीडियो भी इस चहलकदमी का सामने आ चुका है। ऋषिकेश से अपडेट, हाथी की दहशत। तस्वीर आप देखिए, ये रिहायशी इलाका बहुत साफ आप देख सकते हैं। मकानों के बीच से आप देखिए लोगों के कितना करीब से ये गुजरा ये हाथी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।